वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 3 लोकेशंस के बारे में है, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो एस्टोनिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 3 कंट्रीज के लिए मिशंस भेजे, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब इनकी लोकेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सबसे पहले लोकेशन ही देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप एस्टोनिया की लोकेशन देखिए। बिल्कुल बाल्टिक सी के ईस्ट में आपको ये कंट्री मिलेगी, एस्टोनिया। यहां पर रशिया से लगता हुआ येलो कलर का एक देश आपको दिख रहा है। इसके नीचे आपको लातविया और लिथुआनिया भी मिलेंगे। यहां पर देखिए नॉर्थ में तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे मिलेंगे, ये डेनमार्क है। यहां पर देखिए पोलैंड है, ये बेलारूस है, यहां पर जर्मनी है। तो ये लोकेशंस आप अपने सामने देख रहे हैं। तो लोकेशन आपने एस्टोनिया की तो देख ली। अब आइए पराग्वे की लोकेशन देखते हैं। एस्टोनिया यूरोप में है, दैट इज क्लियर। पराग्वे जो है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, सेंट्रल में लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है मैप में। ब्राजील से इसकी बाउंड्री लग रही है, यहाँ पर अर्जेंटीना से लग रही है और यहाँ बोलीविया से भी लग रही है। तो ये आपने देख लिया पराग्वे को मैप में। अब देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक को, ये आपको कैरेबियन सी में मिलेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये रेड कलर में इसको हाईलाइट किया गया है। तो इन तीनों देशों की लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली है। अब इन तीनों देशों में जो मिशंस भेजे जा रहे हैं, इसके कई सारे फायदे होंगे, आप गिना सकते हैं। डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इंडिया का बढ़ेगा, पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ जाएंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, हमारे बायलैटरल ट्रेड इन देशों के साथ बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़िया बन जाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़िया होगा। कई सारे फायदे होंगे जो मिशंस भेजे जा रहे हैं। कुल मिला के आप लोकेशंस को याद रखिएगा। अगर लोकेशंस न्यूज में हैं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल जिब्राल्टर के बारे में है। इसके पहले कि हम कॉन्टेक्स्ट समझें, आप जिब्राल्टर की लोकेशन और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। जिब्राल्टर की लोकेशन आपको स्पेन के बिल्कुल साउथ में मिलेगी। ये जिब्राल्टर की लोकेशन है। थोड़ा सा मैप में और स्पेसिफिकली अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, ये है जिब्राल्टर। तो आप अक्सर मैप में पढ़ते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। एक्चुअली में इस स्टेट का नाम जिब्राल्टर इसी टेरिटरी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि हम मैप में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्पेन के बिल्कुल साउथ में दिख रहा है, बट ये स्पेन का नहीं है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है। और यहां पर मोरक्को है। मोरक्को के नॉर्थ में ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये स्पेन की है। ये जो जिब्राल्टर की लोकेशन है, इसे जो स्पेन है वो हमेशा से क्लेम करता रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने कभी इसे दिया नहीं। अब ब्रिटेन को ये मिला कैसे था? 1704 में एंग्लो डच फोर्सेस ने हमला किया था जिब्राल्टर के ऊपर और स्पेन से इसे छीन लिया था। बाद में ट्रीटी ऑफ यूट्रेच के तहत 1713 में ये टेरिटरी ब्रिटेन को मिल गई। स्पेन हमेशा से इसे क्लेम करता है, बट ब्रिटेन देता नहीं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 34,000 होगी। और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फ्री मूवमेंट की वजह से है। स्पेन में आसानी से आया जाया जा सकता है बिकॉज ऑफ जो ईयू की कंट्रीज हैं उनमें आपस में फ्री मूवमेंट रहता है। समस्या की बात यह है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा न्यूज में क्यों है। जो ब्रिटेन है वो तो ब्रेग्जिट के माध्यम से ईयू से बाहर निकल रहा है, मतलब कि अब ब्रिटेन के बॉर्डर्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बाकी ईयू नेशंस के लिए। अगर ऐसा ही, चूंकि जिब्राल्टर एक ओवरसीज टेरिटरी है ब्रिटेन के लिए, अगर बिल्कुल ऐसा ही जिब्राल्टर के साथ भी हो जाएगा तो जिब्राल्टर के लोगों को काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब वो स्पेन में आ जा नहीं सकेंगे। इस चीज को लेकर जिब्राल्टर के लोगों ने काफी कंसर्न जाहिर किया। हालांकि जब रेफरेंडम हुआ था कि जिब्राल्टर के लोगों को ब्रिटेन के साथ रहना है कि नहीं रहना है, तो उन्होंने फुल्ली बोला था कि नहीं, हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे। लेकिन जब ब्रेग्जिट के लिए वोटिंग हो रही थी कि हाँ ब्रिटेन को ईयू से बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 96% जिब्राल्टर के लोगों ने बोला था कि नहीं जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर जिब्राल्टर के लोग काफी कंसर्न थे। तो अभी ब्रिटेन और स्पेन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जहां पर एक डील साइन हुई है जिसमें यह क्लियर किया गया है कि वैसे तो जो ब्रिटेन है वो ईयू से बाहर जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के बाहर चला जाएगा, लेकिन जो जिब्राल्टर है उसे सेंजन जोन में डाल दिया जाएगा, जिसमें कंट्रीज के लोग आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, डिस्पाइट कि जो ब्रिटेन है वो बाहर है, जो जिब्राल्टर है वो सेंजन जोन में रहेगा और जिब्राल्टर के लोग आसानी से स्पेन में और बाकी जगहों पर जो ईयू के नेशंस हैं जो सेंजन जोन में आते हैं वो आ जा सकते हैं। तो इससे उन्हें काफी सहूलियत हो जाएगी। आई होप ये पूरा मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा। 2006 में जो वहां का जो जिब्राल्टर है, वैसे तो वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, बट
वो सेल्फ गवर्नेंस में अपना रूल करते हैं। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे वो खुद ही हैंडल करते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये एक नैरो स्टेट है जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कार्गो शिप्स के लिए रिफ्यूलिंग सेंटर भी है। होपफुली ये मुद्दा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पोंग डैम के बारे में है। अभी हाल ही में 1400 माइग्रेटरी बर्ड्स मरी हुई पाई गई हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम के एरिया में। पता नहीं किस वजह से, रीजंस तो में भी कुछ समय में सामने आए, बट बात पोंग डैम के बारे में कर लेते हैं। इसे बियास डैम भी बोलते हैं। ये अर्थ फिल एम्बार्कमेंट डैम है जहां पर कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करके एक इंक्लाइनमेंट की तरह डैम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर ये बियास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये जो डैम है इसके पास जो रिजर्वायर बनता है इस डैम की वजह से उसे महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहा जाता है। ये एक रिनोन बर्ड सेंचुरी भी है। देखिए, वाटर स्टोरेज इरिगेशन के लिए यहाँ पर किया जाता है, एट द सेम टाइम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी किया जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बनाना ग्रिड के बारे में है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी केरला में एक नए प्रोडक्ट को तैयार किया, बनाना ग्रिड या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जिसे रॉ नेंड्रन बनानास से बनाया गया। जो नेंड्रन है वो बनानास की एक वैरायटी है। इसमें देखिए छोटे छोटे टुकड़ों को तैयार किया गया है। आप उसे रवा बोल सकते हैं, जैसे या ब्रोकन व्हीट होता है, बिल्कुल वैसे ही। ये काफ़ी हेल्दी डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है बनाना ग्रिड को। इसका इस्तेमाल उपमा और बाकी जो बनाना पाउडर है उसके लिए भी किया जा सकता है। हेल्थ ड्रिंक के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी न्यूट्रिशनल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो ये फायदेमंद होगा और वहाँ के लोगों के लिए एक लाइवलीहुड का अच्छा सा साधन भी होगा। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में है। इसे जनवरी 5 को नेशन को सौंपा गया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डेडिकेट किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये 450 किलोमीटर पाइपलाइन है जो गेल ने बनाई हुई है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे की है। ये नेचुरल गैस को कैरी करेगा कोची से मैंगलुरु के रीजन में। ये काम काफ़ी टफ था क्योंकि इस पूरे रीजन में इस पाइपलाइन को ले जाने में लगभग 100 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करवाना था। वाटर बॉडीज़ में इस पाइप को, वाटर जो पाइपलाइन है उसे क्रॉस करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। यूजुअली जो ड्रिलिंग या फिर बोरिंग होती है वो वर्टिकल होती है ज़मीन में, लेकिन यहाँ पर अगर ये एक वाटर बॉडी है सपोज करिए, तो यहाँ पर जो ड्रिलिंग की जाएगी वो हॉरिजॉन्टली ऐसे करके इस वाटर बॉडी के इस पार निकाल दी जाएगी। तो इस टेक्निक का इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। काफ़ी बेनिफिट होंगे, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, अफोर्डेबल फ्यूल मिल जाएगा हाउस होल्ड को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी। अगला आर्टिकल जुकोव फॉरेस्ट फायर के बारे में है। अभी एक वाइल्ड फायर देखने को मिला जुकोव वैली में, जो कि आपको मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे मिलेगा, जिससे एनवायरमेंट को काफ़ी डैमेज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले इसकी लोकेशन आप मैप में देखिए। ये मैप है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, ये नागालैंड है और ये मणिपुर है। यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर वाले एरिया में जुकोव वैली है और वहीं पर ये फॉरेस्ट फायर आउटब्रेक होता है। लोकेशन हमने देखी ली। देखिए यहाँ पर आपको ये मतलब जो सेंचुरी है ये ब्लिथ ट्रेजुपन, जो कि नागालैंड का एक स्टेट बर्ड है, उसके लिए भी जाना जाता है। आप इस बर्ड को इस इमेज में देख सकते हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको एक रेयर जोकोव लिली फ्लावर भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी रेयर है, उसे भी यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसे भी। ये वैली जो है इसे नागालैंड स्टेट का वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हम इसे नागालैंड स्टेट का वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं तो एक्चुअली में वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ पे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम जो आप लास्ट के जो क्वेश्चन है उनका रिप्लाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारा अगला आर्टिकल ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम के बारे में है। आप इसे रेनेसा भी बोल सकते हैं, रेनेसेंस भी बोल सकते हैं। देखिए, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट ये अभी आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं ताकि वापस से निगोशिएशंस शुरू किए जा सकें। किस बारे में निगोशिएशंस? काफी लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा है एक डैम को लेकर। उस डैम का नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उस डैम पर बन रहा है, तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है। ये प्रोजेक्ट कहां पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ये जो डैम है जिस पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसे पहले मिलेनियम डैम कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया।
देखिए, इस डैम को बनाने का जो काम हो रहा है वो इथियोपिया में हो रहा है। ये 145 मीटर टॉल एक डैम है जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि बिजली बनाई जा सके। एक बार तैयार हो जाएगा तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। 2011 में इसका काम शुरू किया गया था ब्लू नाइल के ऊपर। ब्लू नाइल जो रिवर है वो नाइल रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि इथियोपिया में शुरू होती है। सबसे पहले आप इस डैम की लोकेशन देख लीजिए। बात इथियोपिया की हो रही है तो मैप में इथियोपिया देखिए, ये इथियोपिया है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। अब चूंकि हम किसी दूसरे देश के डैम की बात कर रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कुछ और कंट्रीज हैं जैसे सूडान, युगांडा, केनिया, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया जो मैप में पोर्ट्रे किए गए हैं। अब यहां पर अगर आप डैम की लोकेशन देखना चाहें तो ये इथियोपिया है और यहां पर डैम है। ये जो डैम है, सॉरी, ये लेक टाना से निकलती है और ब्लू नाइल रिवर पर बनाई जा रही है। इस पर इजिप्ट सबसे ज्यादा आपत्ति जताता है क्योंकि इजिप्ट का जो ड्राई इलाका है वो रिवर नाइल पर ही डिपेंडेंट है। अब एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी पर अगर ये डैम बन रहा है तो इजिप्ट को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप रिवर नाइल को देखें तो ये आपको दिखेगी कि जो विक्टोरिया लेक है उसके पहले से वैसे ओरिजिनेट होती है, बट सोर्स विक्टोरिया लेक कई बार माना जाता है। बट समझने वाली बात यह है कि जो ये ब्लू नाइल है, जब बारिश का मौसम होता है तो रिवर नाइल में 80% जो पानी होता है वो इसी रिवर से कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर यहां पर कोई डैम बनाया जा रहा है तो रिवर नाइल का पानी डेफिनेटली कम होगा। तो इजिप्ट काफी लंबे समय से इस पर आपत्ति जता रहा है। अभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुद्दा रिजॉल्व कर लिया जाए। जो नाइल रिवर है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है इजिप्ट के लिए, इसीलिए इजिप्ट इसका काफी ज्यादा विरोध करता रहा है। इस डैम का काफी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, ये काफी कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसर्न जाहिर किया जाता है क्योंकि अगर इथियोपिया और इजिप्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बाकी देश भी शामिल होंगे और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए लोग कंसर्न रहते हैं। नाइल रिवर की बात करें तो अफ्रीका की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन बुरुंडी से माना जाता है, इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में। कई बार इसका जो ओरिजिन है वो लेक विक्टोरिया माना जाता है, लेकिन डाउट ये आता है कि विक्टोरिया लेक में भी तो पानी कहीं से आता है ना। तो विक्टोरिया लेक में जो पानी आता है वो कागेरा रिवर से आता है। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये कागेरा, और कागेरा रिवर जो है वो यहां पर बुरुंडी से निकलती है। तो कई बार नाइल रिवर का जो सोर्स है उसे बुरुंडी ही कह दिया जाता है, इंक्लूडिंग कागेरा रिवर, और कई बार सीधे सीधे लेक विक्टोरिया कह दिया जाता है। रिवर नाइल नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से गुजरते हुए, इजिप्ट से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है, जहां पर ये आर्कुएट डेल्टा बनाती है। आर्कुएट डेल्टा का मतलब है ट्राइंगल शेप डेल्टा, इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, या फैन शेप कह लीजिए, आर्क की तरह कह लीजिए। नाइल रिवर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम से मिलकर बनती है, ब्लू नाइल, अतबरा और व्हाइट नाइल। ये कई सारे देशों से होकर गुजरती है या उसको ड्रेन करती है। ड्रेनेज कंट्रीज इसकी हैं तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट का कुछ हिस्सा। अगला आर्टिकल जो कि अर्जेंटीना के बारे में है। न्यूज तो अर्जेंटीना से रिलेटेड है। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में 14 वीक तक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है अभी तक वहां का जो कैथोलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है अर्जेंटीना में, इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 2018 में भी ऐसा एक बिल आया था बट डिफीट हो गया था। इसके बाद फाइनली अभी ये पास हुआ है, जिससे वुमेन को उनकी बॉडली राइट को रीअसर्ट करते हुए इस बिल को पास किया गया। अब अर्जेंटीना की न्यूज़ है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि इंडिया में क्या जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज्ड है, और है तो कब तक के लिए है। देखिए 20 हफ्तों तक इंडिया में जो अबॉर्शन है वो लीगल है। 12 हफ्तों तक एक सिंगल डॉक्टर इसे ऑपरेशनलाइज कर सकता है, जबकि 12 हफ्तों के बाद अगर अबॉर्शन करना है तो 2 डॉक्टर्स आपस में कंसल्ट करके ये काम कर सकते हैं। 20 हफ्तों के बाद फिर स्पेसिफिक केसेस में अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये तो इंडिया के केस की बात हो गई। जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट इज अर्जेंटीना की लोकेशन। देखिए अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जो कि सदर्न पोर्शन में आपको मिलेगा। मैप में देखिए ये है अर्जेंटीना। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देख लीजिए। देखिए बिल्कुल साउथ में आपको ये चिली मिलेगा जो कि इसके वेस्ट में भी है और साउथ में भी है, ठीक है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो बोलीविया और पराग्वे मिलेगा, जबकि अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो ये एरिया ब्राजील का है और ये उरुग्वे का है। तो ये कंट्रीज जो हैं वो अर्जेंटीना के चारों ओर बॉर्डर बनाती हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लेक चाड के बारे में है। वैसे देखिए इशू तो डिफरेंट है, यहां पर हमारा जो पर्सपेक्टिव है डिस्कशन का वो ज्योग्राफी को लेकर सेंटर्ड है। अभी इंडिया ने अपनी काफी कंसर्न्स या सीरियस कंसर्न्स एक्सप्रेस किए, रेस किए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। कई सारे मुद्दों को संज्ञान में लेकर वहां पर बात की गई कि जो साहेल रीजन है अफ्रीका का
या फिर लेक चाड रीजन है वेस्ट अफ्रीका का, वहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं है। इंडिया ने जो एक टेररिस्ट अटैक किया गया था बोको हरम के द्वारा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाइजीरिया बेस्ड, जो आसपास के देशों में भी कुछ हद तक अपना प्रभाव डालता है। और लेक चाड रीजन में, लेक चाड रीजन एक्चुअली में उसका गढ़ है, तो वहां पर उनके अटैक को कंडेम किया गया। इस्लामिक स्टेट का जो प्रभाव बढ़ रहा है वेस्ट अफ्रीका में, उसे भी, उस पर भी इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज किए। तो ये तो पूरी बातचीत का मुद्दा रहा जो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज लेक चाड। लेक चाड के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर बात साहेल रीजन की हुई है। तो साहेल है क्या? देखिए, ये यहां पर अफ्रीका में नॉर्थ में आपको सहारा डेजर्ट दिखता है, इसके साउथ में आपको ह्यूमिड रीजन दिखता है। इसके सहारा डेजर्ट और इस ह्यूमिड टेम्परेट रीजन के बीच का ये जो एरिया है, आप इसे ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं, इसे ही साहेल कहा जाता है। ये कई सारे देशों में फैला हुआ है, लाइक सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इन सभी देशों में ये फैला हुआ है। इसी पूरे रीजन को साहेल कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, इस साहेल रीजन में ही आपको लेक चाड भी मिलेगा। मैप में आप लेक चाड की लोकेशन देखिए, ये लेक चाड अफ्रीका के मैप में है। एक्चुअली में ये 4 देशों की बाउंड्री पर है, और वो 4 देश हैं, चाड जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, देन नाइजर, उसके बाद नाइजीरिया, और ये है कैमरून। बिल्कुल इनके कॉर्नर पर आपको ये लेक चाड मिलेगा। तो देखिए, लेक चाड एक हिस्टोरिकली लार्ज, शैलो और एंडोरियक लेक है सेंट्रल अफ्रीका का। एंडोरियक होने का मतलब ये होता है कि इस लेक में पानी आने के बाद बाहर नहीं जाता। जैसे कई बार लेक्स में पानी एंटर करता है फिर किसी समंदर में आउटफ्लो हो जाता है, ऐसा एंडोरियक लेक्स के साथ नहीं होता। इसका साइज समय समय पर सेंचुरीज में बदलता रहा है। वैसे यहाँ पर इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इस लेक में, लेकिन इसका पानी तब भी फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये सहेलियन जोन में है। सहेलियन जोन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, ये पूरा साहेल का जोन है, और यहाँ पर जो आपको लेक चाड दिख रहा है वो नाइजर और नाइजीरिया और चाड के बिल्कुल बाउंड्री पे दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, ये साहेल रीजन है, ये नाइजीरिया है, ठीक है, और ये चाड है, मतलब लेक यहाँ पर है। तो साहेल रीजन में आ गया कि नहीं आ गया? मैप में भी आपने देख लिया। अब देखिए, जो लेक चाड है, ये आपको चाड जो देश है उसके बिल्कुल वेस्ट में दिखेगा, जबकि नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। ये जो बोको हरम की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एक नाइजीरिया बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो चाड के आसपास का ये एरिया है, लेक चाड रीजन, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहता है, अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ जो है उनको वहाँ पर चलाता रहता है। जो लेक चाड है, वहाँ पर जो पानी है वो 30 मिलियन लोगों की आजीविका को पूरा करता है। 4 देशों को मिलाकर, चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, ये चाड बेसिन में सबसे बड़ी लेक है। इसका 90% जो पानी है वो तो एक लोगोन चारी रिवर है जिसकी एक ट्रिब्यूटरी है लोगोन, उनसे मिलाकर आता है। बाकी थोड़ा बहुत अमाउंट जो बाकी का बचा हुआ है वो योब रिवर से आता है। इवेपोरेशन ज़्यादा है फिर भी इसका पानी फ्रेश है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बहुत ही जल्द हिमालयन रीजन को अफेक्ट करने वाला है। यह है क्या? इट इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में पैदा होता है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अफेक्ट करता है। इट इज अ काइंड ऑफ नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन, मतलब मानसून के समय में ना होने वाली ये बारिश होती है जो कि पछुआ हवाओं के साथ भारत में एंटर करती है। थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होने का मतलब क्या है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इसका मतलब ये है, देखिए ये ट्रॉपिक्स का एरिया है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, यहां पर है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि ये ट्रॉपिक के बाहर का हिस्सा हो गया, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। ये पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बीच का एक कन्वर्जेंस जोन होता है। यहां पर हाई प्रेशर जोन होता है क्योंकि इक्वेटर से जो गर्म हवाएं होती हैं और पोलर रीजन से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो यहां पर आकर गिरती हैं। तो होता यह है कि जब ये हवाएं उठती हैं हाइट पर ऊपर, उसके बाद ये नीचे गिरती हैं, तो जब ये हवा में ऊपर मिलती हैं हाइट पर, तो एक कंडीशन तैयार होती है जिसे साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि साइक्लोनिक कंडीशन। उसे ही हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो काफी हाइट पर फ्लो करती हैं, ये उनके प्रभाव में आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेता है, यहाँ पर ब्लैक सी से मॉइस्चर लेता है और कैस्पियन सी से, और उसके बाद ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर करता है, जहां पर इसका सामना हिमालयाज से होता है और फिर यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल फिनोमेना है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि अपर एटमॉस्फेयर में होता है।
यहाँ पर देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इसके प्रभाव में आता है, तो यहाँ पर रेन और स्नोफॉल शुरू हो जाता है हिमालयन रीजन में। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है वही बात मेडिटेरेनियन सी में इमर्ज होता है। हाई प्रेशर एरिया होता है यूक्रेन के आसपास का। हालांकि ये जो फेनोमेना जिसे हम कहते हैं साइक्लोजेनेसिस, ये काफ़ी हाइट पर होता है, हवाओं के नीचे गिरने से पहले ही, जहां पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है साइक्लोन लाइक। जब ये साइक्लोजेनेसिस तैयार हो जाता है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहां पर रेडी हो जाता है, तो ये मिडिल ईस्ट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर कर जाता है। इंपैक्ट ये होता है कि हैवी रेनफॉल होती है, स्नोफॉल भी होता है, क्लाउडी स्काई, हायर नाइट टेम्परेचर, अनयूजुअल रेन, ये सब इसमें होता है। रबी की क्रॉप्स को कई बार फायदा होता है, गेहूं की फसलें जो हैं उनके लिए एक बार पानी मिल जाता है। कई बार नुकसान भी होता है, जब गेहूं की फसलें अगर तैयार हैं तो क्रॉप डैमेज भी हो जाता है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड या एवलांशेस आ गए, तो उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। आखिरी आर्टिकल है वो सेमेरू वॉल्केनो के बारे में है। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में यह भी इरप्ट हुआ है। कुछ और वॉल्केनोज हैं लाइक मिरापी वॉल्केनो जावा में है, और सिनाबुम वॉल्केनो जो कि सुमात्रा में है, ये भी हाल ही में इरप्ट हुआ है। देखिए ये लोकेशन, ये सुमात्रा है और ये जावा है, ये मलेशिया के साउथ में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सेमेरू है इसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि जावा का हाईएस्ट वॉल्केनो है। ये पिछले साल दिसंबर 2019 में भी इरप्ट हुआ था। इंडोनेशिया में हमें बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज हमें पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में ही मिलते हैं, सिंस ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जोन में आ जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ये एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशियन के चारों ओर जहां पर बहुत बड़ी संख्या में वॉल्केनोज आते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जुड़ती हैं। तो प्लेट्स जहां पर कन्वर्ज होती हैं वहां पर एक काफी वोलाटाइल जोन क्रिएट हो जाता है। जो प्लेट नीचे चली जाती है भारी वाली, वहां पर उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पर वॉल्केनोज क्रिएट होते हैं। तो इस इमेज में आप रिंग ऑफ फायर को देख सकते हैं, और इंडोनेशिया का ये जो रीजन है सुमात्रा और जावा का, ये इसी क्षेत्र में आ जाता है। इस वजह से यहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो वॉल्केनोज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई सारी प्लेट्स यहां पर टकराती हैं, जैसे कि पैसिफिक, कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नचका, नॉर्थ अमेरिकन और फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो चाबहार पोर्ट के बारे में है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक कंसाइनमेंट सप्लाई किया है, जिसमें 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स हैं, जिनका इस्तेमाल चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वहां पर कंस्ट्रक्शन पर्पज से किया जाएगा। अब चाबहार पोर्ट के बारे में बात करते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2003 में। इसके तहत प्लान ये बना था कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान तीनों मिलकर इस पोर्ट को डेवलप करेंगे। आप देखिए ये अरेबियन सी है। ये चाबहार जो पोर्ट है वो साउथ ईस्टर्न ईरान में मिलेगा, लोकेशन मैप में यहाँ पर है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल पास में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम मुहाने पर। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, वो भी इसके काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक भी है। ये एकमात्र ईरानियन पोर्ट है जिसका एक्सेस इंडियन ओशियन से होगा। इसमें देखिए 2 पोर्ट्स हैं, एक का नाम है शाहिद कालांतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहस्ती। दोनों को मिलाकर ये चाबहार पोर्ट बनता है। कांडला और चाबहार पोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम है। देखिए ये कांडला पोर्ट है इंडिया का और ये चाबहार पोर्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस दिल्ली और मुंबई की जो डिस्टेंस है उससे कम है, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से तो महज 72 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे चाइना बना रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर ये बन जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है अच्छे से, तो इंडिया और ईरान के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और ट्रेड भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेजर ऑयल सप्लायर है इंडिया के लिए ईरान। इसके बाद ये इंडिया को अफगानिस्तान, रशिया और यूरोप की एक्सेस भी देगा, क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता, तो हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोर्ट एंड रेल प्रोजेक्ट जो कि चाबहार के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। देखिए चाबहान से जाहेदान और फिर जारांग जो अफगानिस्तान के नज़दीक में है, वो इस पोर्ट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम एक प्लान है जिसे नाम दिया गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसमें इंडिया जो है वो सीधे यूरोप से जुड़ जाएगा, और उसके बाद इसमें लैंड रूट और सी रूट दोनों ही इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया ये सब लिंक हो जाएंगे। तो इस लिहाज से भी ये जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो K2 माउंटेन के बारे में है। नेपाल के कुछ पर्वतारोही इस प्रयास में थे कि K2 जो पर्वत चोटी है उसको फतह किया जाए।
और अभी तक सर्दियों के महीने में कोई भी पर्वतारोहियों का समूह K2 पर नहीं चढ़ा था। तो ऐसा पहली बार हुआ कि इस समिट को फतेह कर लिया गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 8000 से अधिक ऊंचाई के अगर माउंटेन में हम बात करें तो K2 वॉज द ओनली वन जिसे अभी तक सर्दियों के महीने में फतेह नहीं किया गया था। यह काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में। K2 दुनिया के जो 17 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनमें से 5 इसके आसपास ही हैं। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट। सबसे ऊंचा तो ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट है। ये इंडिया में सिचुएटेड है, एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जियाधल रिवर के बारे में है। कई सारे लोग नेशनल हाईवे 15 पर इकट्ठा हो गए। उनका यह कहना है कि सरकार जियाधल रिवर में जो फ्लड आ रहा है उसको लेकर सीरियस नहीं है। ये फ्लड्स बार बार आते हैं और आसपास के गांव के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, काफी अनियमित हैं। 2020 में ही अकेले ये 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि कई बार फ्लड आया। ये फ्लड प्लेन्स को डैमेज करता है, घरों को नुकसान पहुंचाता है। इसका कोई सोल्यूशन अभी समझ में नहीं आता। जब सरकार सीरियसनेस नहीं दिखाती, रिलीफ वर्क अच्छे से नहीं चलाती तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये सब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, मतलब सीधे सीधे ये ब्रह्मपुत्रा में नहीं मिलती, रेदर ये जाकर पहले सुबनसिरी में मिलती है, देन सुबनसिरी जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। दैट्स वाई सब ट्रिब्यूटरी। ये जो सब हिमालयन माउंटेन रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये एक नैरो गॉर्ज से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश में, गॉर्ज को आप स्टीप वैली भी कह सकते हैं, आसाम के प्लेन्स में एंटर करती है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये ब्रेडेड चैनल्स में फ्लो करती है। ब्रेडेड चैनल्स का मतलब ये है कि रिवर एक बहुत बड़ा कोर्स ले लेती है, एक बहुत बड़े विड्थ में चलती है, लेकिन एक चैनल में नहीं चलती, कई सारे चैनल्स में चलती है। पानी एक आपको चैनल में नहीं दिखेगा, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। चौड़ाई बहुत ज़्यादा ले लेती है, लगभग 3 किलोमीटर की चौड़ाई तो इसी रिवर की है कई सारी जगहों पर। तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में ये डिवाइडेड हो जाती है, कई सारे चैनल्स में डिवाइडेड हो जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नदी बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेकर चले, पानी कभी उसमें आए कभी ना आए, तो इस प्रकार का रिवर फ्लो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसे कोमोतिया या फिर संपारा रिवर के नाम से भी जाना जाता है कई सारी जगहों पर। फाइनली ये सुबनसिरी रिवर में मिलती है और उसके बाद सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। जो जियाधल रिवर है इसे सॉरो ऑफ धेमाजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते हैं और गांव वालों को काफ़ी नुकसान होता है, इससे इरोजन भी होता है। सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है इस रिवर में, ये बहुत ज़्यादा सिल्ट लेकर चलती है, इसीलिए नदी जो है वो काफ़ी शैलो हो जाती है और फ्लड की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवर बेड काफ़ी ऊंचा हो जाता है तो पानी, इसका जो विड्थ है वो भी लगभग 3 किलोमीटर की है। ये एग्रेडिंग नेचर की है रिवर। एग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो रिवर है उसमें सिल्टेशन की वजह से उसका जो रिवर बेड है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है, इस वजह से ये लेफ्ट बैंक में इसका कोर्स शिफ्ट हो जाता है। दैट्स वाई फ्लड्स की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्टिकल है वो रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। 5281 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का। ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी की लोकेशन मैप में देखिए, ये चिनाब नदी है, ठीक है। अब देखिए ये जो चिनाब रिवर है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगी जो इसे डेवलप करेगी। इसमें एक कंपनी NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और दूसरी है JKSPDC, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो नहीं रह गया, लेकिन नाम इनका अभी भी वही है। जो स्टेक्स हैं वो 51% और 49% है। अब यहाँ पर जो रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसे 60 महीनों के भीतर तैयार किए जाने का प्लान है। अगला आर्टिकल हमारा इंडियाज ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एक नई आर्कटिक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है इंडिया के द्वारा, जिससे कि वो लोग इस आर्कटिक रीजन में अपने रिसर्च को थोड़ा एक्सपैंड कर सकें। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। यहाँ पर आप देखना कि आपको पता है कि एक सेंसिटिव एरिया है जिसको हमें कंजर्व करना है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म है। ऐसा टूरिज्म जिससे यहाँ के इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की तरफ हम ना आगे बढ़ रहे हों, और साथ ही साथ यहाँ पर मिनरल ऑयल या गैस का एक्सप्लोरेशन हम कैसे कर सकते हैं इस आर्कटिक रीजन में,
इन सब के लिए एक आर्कटिक पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका जो नोडल बॉडी है ना, वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना जिससे यूपीएससी क्वेश्चंस इस तरीके से बनाती है, हमें पता भी नहीं चलता। मतलब एग्जाम में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा ऐसी भी कोई बॉडी है क्या। अब इसमें बहुत कॉमन सी बात है, इसमें 2-3 स्टेटमेंट्स जो भी बनेंगे ना, वो बनेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। 2 ऑब्जेक्टिव तो बहुत कॉमन है, हम अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रख सकते हैं। जैसे कि अब जायज़ सी बात है, अगर आर्कटिक पॉलिसी कुछ बन रही है तो जायज़ सी बात होगी कि वहाँ पर हम किस हिसाब से साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, रिसर्च कैसा कर सकते हैं, उन सबको प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है ना, लिखा होगा। तो यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं कि अर्थ साइंस की बात हो या बायोलॉजिकल साइंस की बात हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई चीज़ हो या स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, ये कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इन सबको प्रमोट करने के लिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है हमारे पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उन सभी प्रोग्राम्स को हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग बना सकते हैं। ये 2 तो हम अपने नॉर्मल दिमाग से भी सोच सकते हैं अगर हमें नहीं भी पता हो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तीसरा जो है कि प्रमोटिंग आर्कटिक टूरिज्म, ये इसके नाम से पता नहीं चल पा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम है वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। यहाँ पर कहीं पर भी टूरिज्म का जिक्र भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये आर्कटिक टूरिज्म मतलब कि सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। मतलब ऐसी स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स हमें बनाने की ज़रूरत है जो कि वहाँ पर टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करे। यहाँ पर ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी के कुछ पिलर्स हैं, 5 पिलर के ऊपर ये पूरी की पूरी पॉलिसी बेस्ड है। इसमें साइंस और रिसर्च तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बनाई जा सकती है टूरिज्म के लिए भी और बाकी रिसर्च के लिए भी, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा गवर्नेंस या इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम कैसे देख सकते हैं और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। इसको आप खुद से भी समझ सकते हो। यहाँ पर एक बात है कि ये जो आर्कटिक सर्कल है इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम जान लेते हैं कि ये जो आर्कटिक रीजन है ये एक आर्कटिक सर्कल के अंदर वाला रीजन है, जो कि एक पोलर रीजन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे टॉप वाला जो पोर्शन, इतना तो सबको पता होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पर इसके सेंटर पे आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन कौन से कंट्रीज इसमें आर्कटिक सर्कल में आते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, डेनमार्क, यहाँ पर यूएसए, ये जो अलास्का रीजन है ना इससे यूएसए भी ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर आप याद रखना कि डेनमार्क भी है। डेनमार्क चूंकि हम जब मैप में देखते हैं तो नीचे दिखता है, लेकिन ग्रीनलैंड के आने की वजह से ये डेनमार्क भी काउंट होता है। आइसलैंड है और हमारा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि यहाँ पर सीजनली हम लोग स्नो या आइस कवर भी देख सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। एक बार हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और इंडिया और आर्कटिक का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो इंडिया का इंगेजमेंट है ना आर्कटिक सर्किल के अंदर वाला, ये स्टार्ट हो गया था स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1920s में। 1920 में ये जो स्वालबार्ड ट्रीटी इन पेरिस कंडक्ट किया गया था उसको इंडिया ने साइन किया था। इसके बाद सीधे आता है 2007 का माहौल, जब इंडिया ने पहली बार अपना पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा था यहाँ पर। साथ ही साथ 2008 में अगले साल इन्होंने एक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम हिमाद्री है, वो इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस यहाँ पर बना दिया। और यहाँ पर कुछ अजीब सा नाम लिखा है, पढ़ सकते हो कि यहाँ पर बनाया है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हिमाद्री वाला जो है ना, इसमें 180 डेज लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब 180 डेज रहते हैं। जब एक्सट्रीम विंटर आता है तो फिर यहाँ से लोग आ जाते हैं। फिर एक है इंड आर्क, ये हमारे देश का पहला मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसको यहाँ पर कुछ बनाया गया था 2014 में। और 2016 में इंडिया ने सबसे नदर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी बनाया है, ठीक है, और उसको बनाया है ध्रुव में। आर्कटिक काउंसिल की बात भी हम कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो है ना, वो एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल स्टेज है, जहाँ पर जितने भी अभी आर्कटिक सर्किल के अंदर कंट्रीज थे, उन्होंने एक फोरम की स्थापना की थी ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर 1996 में। यहाँ पर ओटावा डिक्लेरेशन कभी यूपीएससी पूछता है किससे रिलेटेड है, तो ये आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी इन्होंने मुद्दे डिस्कस किए
उसके बेसिस पर इन्होंने ये समझा कि यहाँ पर बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी रिसर्च थे जो कि यहाँ पर कंडक्ट कर सकते थे, और चूंकि इसमें कुछ गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट या फिर उसको इन्वायरमेंटली डैमेज ना कर सकें, इसलिए ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 8 कंट्रीज हमने पढ़े ना, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, इसके अलावा 6 और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिजीनियसली यहाँ पर इसके मेंबर्स में काउंट होते हैं, और इनको स्टेटस ऑफ परमानेंट पार्टिसिपेंट्स काउंट किया जाता है। जो भी डिसीजन होने की बात होती है वो हमेशा कंसेंसस के बेसिस पर होता है। ये 8 मेंबर्स के कंसल्टेशन और ये जो परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सबके कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा नाथुला पास से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नाथुला के पास वाला ये जो डोकलाम इशू आप सब ने न्यूज़ में सुना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर नदन साइड ऑफ सिक्किम में एक नाकुला पास है। यहाँ पर भी इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कुछ क्लैश हो गए थे। ये जो नाकुला पास है ये हमारे मीन सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं पर तीस्ता रिवर का ओरिजिन है जिसको हम लोग मुगुथांग या चोलामू बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर या उसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये नाकुला पास आपको मिल सकता है। इसके अलावा हमने नाथुला या जेलेपला पास ऑलरेडी सिक्किम स्टेट में सुना होगा। नाथुला पास जो है वो सिक्किम के ईस्टर्न साइड पर है और नाकुला पास जो है वो सिक्किम के नदन बॉर्डर पर है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।